नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग के बारे में। अब तक हमने आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, नवजागरण की विशेषताएं और आधुनिक काल के साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है। इस वीडियो में बहुत संक्षेप में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते हुए भारतेंदु युग के साहित्य से आपका परिचय मैं कराऊंगी। भारतेंदु युग का समय या काल सन 1850 से 1900 तक है। भारतेंदु का जन्म होता है 1850 में और उनकी मृत्यु होती है 1885 में। लेकिन इस काल की वैचारिक पृष्ठभूमि पहले से तैयार हो रही थी, इसलिए इस काल को भारतेंदु के जन्म काल से ही हम मानते हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताओं में जो बातें आती हैं उसका सीधा संबंध नवजागरण से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नामकरण होता है। यह एक इतना महत्वपूर्ण नाम है जिसने इस पूरे काल की साहित्यिक परिवेश को एक दिशा दी। भारतेंदु युग से ही आधुनिक काल का श्रीगणेश होता है। भारतेंदु को हम खड़ी बोली हिंदी के जनक के रूप में देखते हैं। वे स्वयं लिखते हैं कि 1873 में हिंदी नई चाल में ढली। यहाँ से ब्रजभाषा के आगे निकलकर हिंदी खड़ी बोली में रचनाएं होने लगती हैं। भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि में नवजागरण है और नवजागरण के मूल्यों ने भारतेंदु युग के साहित्य को पूरी तरह से प्रभावित किया था। इस काल में भारतेंदु का प्रभाव इतना अधिक रहा कि उनकी मृत्यु के पश्चात भी यह युग उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने भारतेंदु मंडल की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से उनका साहित्यिक जो मिशन था वो आगे चलता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारतेंदु के साहित्य पर जिस नवजागरण का प्रभाव है वह किन किन मूल्यों को हमारे साहित्य में प्रक्षेपित करता है। इस काल के साहित्य में देशभक्ति की भावना आती है, अर्थात राज्य भक्ति से आगे चलकर देशभक्ति तक की यात्रा हम भारतेंदु युग में देखते हैं। सामाजिक दुरावस्था के प्रति गहन क्षोभ आपको भारतेंदु के साहित्य में दिखाई देगा। सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों का विरोध दिखाई देगा। धार्मिक रूढ़ियों की तार्किक समीक्षा है, जैसे उन्होंने अपनी रचना वैदिक हिंसा हिंसा न भवति में वेदों के द्वारा फैलाई जा रही हिंसा का विरोध किया है, बहुत ही मजाक के अंदाज में। और नवजागरण ने हमारे भीतर भारतीय होने के हीन भावना से मुक्त कर हमें भारतीय होने के गर्व के भाव तक पहुंचाया था और एक स्वाभिमान का भाव हमारे भीतर भरा था। भारतेंदु युग में चार प्रमुख चीज़ें, अगर हम चाहें तो चार बिंदु पर हम भारतेंदु युग की मौलिक देन को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि इस काल में हिंदी साहित्य में गद्य का लेखन होता है या गद्य शैली का विकास होता है, उसका परिमार्जन और परिष्करण होता है। आगे चलकर द्विवेदी जी ने इसको और आगे बढ़ाया, लेकिन इसकी शुरुआत भारतेंदु युग से ही हो जाती है। भारतेंदु कविता तो ब्रजभाषा में लिखते हैं, लेकिन गद्य के लिए वह खड़ी बोली हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, अर्थात गद्य शैली का परिमार्जन इस काल में होता है। उसके साथ ही गद्य की विविध विधाओं का विकास भी भारतेंदु युग की ही देन है। भारतेंदु युग की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसने रीतिकाल से आगे बढ़कर अपने साहित्य में समकालीन जीवन का निरूपण किया। इसमें कोई कल्पना, कोई हवाई बातें नहीं, बल्कि यथार्थ का चित्र हमारे सामने आता है। और भारतेंदु युग की और भी एक महत्वपूर्ण बात है जो रेखांकित करने योग्य है, वह है कि भारतेंदु युग में बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है और इन पत्र पत्रिकाओं ने ही भारतेंदु के इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाने में मदद दी थी। आइए हम इस काल की विशेषताओं पर दृष्टि डालें। कुछ बिंदुओं पर हम इन विशेषताओं को देखेंगे, जैसे राष्ट्रीयता की भावना, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, जनोन्मुखी लोकमंगलकारी साहित्य, समाज सुधार की चेतना, मानवतावाद की प्रतिष्ठा, मातृभाषा के विकास का नारा, प्रकृति चित्रण, हास्य व्यंग की प्रधानता। राष्ट्रीयता की भावना पर चर्चा करते हैं। भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि इन रचनाकारों ने अपने देश के अनुराग को विविध प्रकार से व्यक्त किया है।
1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और विक्टोरिया का शासन आता है, तो उस समय लोगों के मन में विक्टोरिया के प्रति राजभक्ति का भाव भी उदित होता है, जो कि हम भारतेंदु में भी देखते हैं। और भारतेंदु के लेखकों ने उनका गुणगान भी किया है। लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता जाता है और परिस्थिति के अनुरूप उन्हें पता चलता है कि शासक बदल गए हैं लेकिन नीतियाँ नहीं बदली हैं, तो उनके भीतर उनके प्रति विद्रोह का भाव दिखाई देने लगता है। जैसे भारतेंदु कहते हैं, अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। तो पहली लाइन में तो ऐसा लगता है कि वो अंग्रेज़ों के सुखद राज्य की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में ही वो शिकायत करते हैं कि हमारा सारा धन विदेश चला जा रहा है और इस तरह हम दरिद्र होते जा रहे हैं। तो राष्ट्रीयता भावना के अंतर्गत हम देखते हैं कि इन सभी कवियों के भीतर स्वदेशानुराग का भाव मिलता है। इसमें ये अपने अतीत, महान अतीत का गौरवगान करते हैं और उसे लौटा लाने की कल्पना करते हैं। राजभक्ति और देशभक्ति का विलय यहाँ दिखाई देता है, जो अंततः जाकर देशभक्ति का रूप धारण करता है। इन कवियों के साहित्य के द्वारा आम जनता के भीतर भी आत्मगौरव का भाव बढ़ता है। भारतेंदु की कुछ पंक्तियां हैं जो देशभक्ति या राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट करती हैं। आवहु सब मिली रोवहु भाई, हाहा भारत दुर्दशा देख ही न जाए। और अपनी अन्य रचनाओं में वो लिखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसै, बाहर से तन मन धन मूसै, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेज किस तरह से बाहर बाहर सभ्य बनते हैं लेकिन भीतर भीतर हमारा सब कुछ चूस ले जा रहे हैं, उसी की ओर लेखक ने इशारा किया है। और ये पंक्ति तो मैंने बता ही दी कि हमारा धन विदेश चला जा रहा है। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र भी लिखते हैं, अभी देखिए क्या देश दशा की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इसी युग के कवि राधा कृष्ण दास लिखते हैं, कहाँ परीक्षित कहाँ जन्मे जय, कहाँ विक्रम कहाँ भोज, नंद वंश कहाँ चंद्रगुप्त कहाँ, हाय कहाँ वह ओज। ये अपने प्राचीन काल को याद करते हैं और वर्तमान की दुर्दशा का चित्रण करते हैं। इस काल की दूसरी विशेषता है प्राचीनता और नवीनता का समन्वय। भारतेंदु युग जो है वह संधि काल पे खड़ा है, रीतिकाल का समापन होता है और आधुनिक युग में हमारा हिंदी साहित्य कदम रखता है। तो यहाँ हम प्राचीन के साथ नवीनता का समन्वय भी देखते हैं। वैचारिकता की दृष्टि से भी प्राचीन विचार कुछ हैं, लेकिन कुछ नए विचारों का भी समन्वय होता है। इस काल के कवियों ने, साहित्यकारों ने नवीन विचारों का स्वागत किया है, जिसमें स्त्री शिक्षा है, जाति प्रथा के विरोध की बात है, विदेश जाकर ज्ञान ग्रहण करने की बात है, इत्यादि इत्यादि नए मूल्यों को स्वीकार किया गया है। इनकी ये नई चेतना इनकी रचनाओं में साफ स्पष्ट झलकती है। साथ ही भाषा के रूप में अगर हम देखें तो जो ब्रज भाषा अब तक हिंदी क्षेत्र की साहित्य की कह सकते हैं कि सर्वमान्य भाषा थी, उसकी जगह धीरे धीरे खड़ी बोली का प्रवेश होता है। लेकिन भारतेंदु युग के अंतर्गत खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा भी बनी रहती है। जब भाषा है तो विचार भी अगर हम देखें तो नए विचारों के साथ ही प्राचीन जो श्रृंगारिक और भक्ति की जो धारा थी वह भी भारतेंदु युग में चली आती है। लेकिन यहाँ जो श्रृंगार और भक्ति है उसमें रीतिकालीन संकीर्ण मानसिकता बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। साहित्य की जो शिल्प है, शिल्प के पक्ष को अगर देखें तो इन कवियों ने प्राचीनता के साथ नए शिल्प का भी प्रयोग किया है। विशेषकर जब खड़ी बोली में लिखते हैं तो नए छंद का प्रयोग करते हैं और जब ब्रज भाषा में लिखते हैं तो प्राचीन छंद का प्रयोग करते हैं। अगली विशेषता है जनोन्मुख लोक मंगलकारी साहित्य। जैसा कि पहले ही बताया गया, नवजागरण के परिणाम स्वरूप इस काल के साहित्य का लक्ष्य किसी राजा के दरबार में किसी का मनोरंजन करना या धन कमाना नहीं था, बल्कि इस काल के साहित्य का मूल लक्ष्य जनता की भलाई, जनता के ज्ञानवर्धन और जनता को प्रगति के रास्ते पर ले जाना था। तो यहाँ साहित्य का जनतांत्रिकरण होता है। प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण साहित्य जन जन तक उपलब्ध था, इसलिए उनके दुख, उनकी पीड़ा, उनके संघर्ष को साहित्य में शब्द दिया गया। समाज की प्रगति के लिए नए विषयों का चयन किया गया और समाज में जो पीड़ित थे, वो स्त्री हो या दलित हों, उन सब के बारे में इनकी रचनाओं में एक पीड़ा का बयान हम देखते हैं। तो भारतेंदु युग का साहित्य जनोन्मुखी लोक मंगलकारी साहित्य है। अगली विशेषता है समाज सुधार की चेतना। नवजागरण ने हमारे देश में वैचारिक क्रांति
ला दी थी और उस क्रांति को बंगाल से हिंदी क्षेत्र में भारतेंदु लेकर आते हैं और जो अन्याय, जो अत्याचार या जो संकीर्णता हमारे समाज में व्याप्त थी उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। स्त्री के अधिकारों की बात इनकी रचनाओं में है, स्त्री शिक्षा की बात है, बाल विवाह का विरोध आपको भारतेंदु के रचनाकारों में मिलेगा, विधवा विवाह के समर्थन की बात मिलेगी, धर्म की जितनी रूढ़ियाँ हैं वो किसी भी प्रकार की रूढ़ी क्यों न हो उनका विरोध भारतेंदु युग के साहित्य में हमें प्राप्त होता है। जाति प्रथा के विरोध की बात भी वहाँ मिलती है। तो यह इनका लिखा गया साहित्य असल में जनता के भीतर इन संकीर्णताओं को दूर करने के लिए लिखा गया साहित्य है। तो सामाजिक सुधार की चेतना इस साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पे प्रताप नारायण मिश्र की अगर बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र लिखते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें वो विधवा बाल विधवा की समस्या और बाल विवाह की बात करते हैं। स्त्री गण को शिक्षा देवें, करी पतिव्रता यश लेवें, झूठी यह गुलाब की लाली, धोवत ही मिट जावे। तो कहते हैं जो पुरानी शिक्षा है, जहाँ पतिव्रता का उपदेश दिया जाता है, वो स्त्री के कल्याण के लिए नहीं है। बाल ब्याह की रीत मिटाओ, रहे लाल मुँह छाए, विधवा बिलपे नित धेनु कटे, को लागत हाय गुहार नहीं। तो यहाँ विधवाओं के रोने को, गाय की हत्या को इत्यादि को लेकर जो कि उस जिन मूल्यों की बात वह समाज कर रहा था उसकी बात यहाँ की गई है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवान की। वो कह रहे हैं कि किसका कलेजा नहीं कसकता इन बाल विधवाओं की पीड़ा को सुनकर। अगला जो बिंदु है वो है मानवतावाद की प्रतिष्ठा। जहाँ समाज सुधार की बात है, लोक कल्याण की बात है, स्वाभाविक रूप से उसके केंद्र में मानवतावाद ही है। भारतेंदु युग का साहित्य यथार्थोन्मुखी साहित्य है। इसमें यथार्थ स्थिति का वर्णन किया गया है और साथ ही एक व्यापक मानवीय दृष्टि से समाज को देखने की कोशिश की गई है और उस दृष्टि में जो करणीय है उसकी बात की गई है और जो बुरा हो रहा है उसका विरोध किया गया है। नवजागरण के मूल्य इस काल के साहित्य में साफ साफ दिखाई देते हैं। समाज में व्याप्त असमानता, किसी भी तरह की असमानता का विरोध हम भारतेंदु युग के लेखकों को करते देखते हैं और ये अपने समय से आगे चलने वाले लेखक के तौर में हमारे सामने आते हैं। भारतेंदु युग की अगली विशेषता है मातृभाषा के विकास का नारा। तो इन कवियों ने, इन लेखकों ने, इन रचनाकारों ने अंग्रेज़ी भाषा के विरोध की बात बार बार की है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि जिस तरह अंग्रेज़ी शासन ने हमारे अर्थव्यवस्था को जर्जर किया है, उसी तरह उन्होंने हमारी भाषा को भी जर्जर करना शुरू किया है। इसलिए भारतेंदु स्पष्टतः कहते हैं, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल। कि बिना अपनी भाषा, यानी यहाँ हिंदी की ही बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हर किसी की मातृभाषा की बात कर रहे हैं, कि जब तक आपको अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होता है तब तक आपके हृदय से शूल नहीं मिटता, अर्थात आपका सच्चे अर्थ में विकास नहीं हो सकता। तो भारतेंदु युग के लेखकों ने मातृभाषा की उन्नति का भी नारा दिया था। साहित्यिक दृष्टि से देखें तो इनकी एक अगली विशेषता है प्रकृति चित्रण। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, विशेषकर भारतेंदु युग तक, प्रकृति का मुख्य तौर पर उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है, अर्थात मानवीय भावनाओं का आरोपण करके ही प्रकृति का चित्रण किया गया है। इसमें ऋतु वर्णन भी मिलता है और एक कविता भारतेंदु की ही ये पंक्तियां हैं, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कूल सौ जल परसन हित मन हु सुहाए। तो प्रत्येक कवि ने उद्दीपन रूप में ही सही प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। तो प्रकृति चित्रण भी भारतेंदु युग की एक प्रमुख विशेषता है। और भारतेंदु युग की एक अन्य विशेषता जो कि भारतेंदु युग का अपनी एक खास पहचान है, वो है हास्य व्यंग की प्रधानता। भारतेंदु युग का साहित्य बहुत ही सहज, सरल और विनोद से पूर्ण है। व्यंग विनोद द्वारा इन्होंने सत्ता का, अंग्रेजी सत्ता का भी विरोध किया है। कारण यह था कि एक तो यह शैली अपने आप में रोचक होती है, दूसरे इसके माध्यम से बड़ी सहजता से विरोध किया जा सकता है और जिसका विरोध किया जा रहा है उसे पता भी नहीं चलता। तो अंग्रेजी सत्ता जब इन पर प्रतिबंध लगाया करती थी और उस प्रतिबंध से बचने के लिए इन लेखकों ने व्यंग शैली को अपनाया और व्यंग विनोद के द्वारा ही अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया। जैसे कि अभी हमने बताया कि कैसे वो मुकरियों के माध्यम से बताते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे,
ऊपर ऊपर तन मन धूसे क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो इसी तरह अंधेर नगरी नामक नाटक लिखते हैं भारतेंदु, और उस नाटक में वो किस तरह से विभिन्न बाज़ार के दृश्य में अंग्रेजी सत्ता की विभिन्न जो सीमाएं हैं उसको सामने लाते हैं, और व्यंग और विनोद के द्वारा बातें सामने भी आ जाती हैं और उस पर किसी तरह का आरोप भी नहीं लगता है। और व्यंग विनोद को अपनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि जिन पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपा करती थीं उनके द्वारा कहीं न कहीं इन लोगों ने कोशिश की थी कि जनता को अपनी रचनाओं की ओर आकर्षित करने के लिए पत्र पत्रिकाओं का और में ये कहीं न कहीं लोगों को हास्य व्यंग के द्वारा अपनी रचनाओं की ओर आकर्षित किया जाए। जैसे कि हास्य व्यंग में अब पूरा देश किस तरह से अंग्रेजों द्वारा शोषित हो रहा है उसकी बात अगर कहनी है तो भारतेंदु अपने अंधेर नगरी नाटक में कहते हैं कि एक चूरन बेचने वाला चूरन बेच रहा है और कह रहा है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। तो ये बहुत उसमें एक लंबी कविता है जिसमें व्यंग्यात्मक शैली में यथार्थ स्थिति का चित्रण मिलता है। भारतेंदु की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि इस काल में पत्र पत्रिकाओं का बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है और इन हर भारतेंदु मंडल के लेखक का किसी न किसी पत्र पत्रिका से संबंध था। भारतेंदु की बात करें तो भारतेंदु स्वयं 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन करते थे। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कवि वचन सुधा का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था 1968 में, और उसके बाद उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका, जो कि बाद में हरिश्चंद्र मैगजीन के जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी और बाद में हरिश्चंद्र चंद्रिका के नाम से प्रकाशित होती थी। तत्पश्चात उन्होंने स्त्रियों के लिए पहली बार हिंदी में स्त्रियों के लिए बाला बोधिनी नाम की पत्रिका का भी वो प्रकाशन करते हैं। इनके मंडल के जितने सदस्य थे सभी सदस्यों का संबंध किसी न किसी पत्र से था। बालकृष्ण भट्ट प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण पत्र निकालते थे, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप निकालते थे, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, इन सब ने किसी न किसी पत्र पत्रिका के द्वारा अपनी बातें, अपनी सूचना या कह सकते हैं अपने संदेश जन जन तक पहुँचाए थे और हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था। एक नज़र में हम देख लें कि भारतेंदु मंडल, जो कि भारतेंदु के जाने के बाद भी सक्रिय रहा, उसके सदस्य कौन कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो इसका केंद्र ही थे। इसके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि। अंत में हम निष्कर्ष के रूप में भारतेंदु युग के योगदान को अगर संक्षेप में देखना चाहें तो कह सकते हैं कि भारतेंदु युग ने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, और यह नवीन मार्ग भाषा के स्तर पर भी है, शिल्प के स्तर पर भी है और वैचारिक स्तर पर तो है ही। इन्होंने साहित्य को देश हित और समाज हित से जोड़ा, यानी देश जो है वह साहित्य में किस तरह से प्रक्षेपित होता है, देश प्रेम, देशभक्ति की जो विचारधारा आगे चलकर पूरे देश में संग्राम के रूप में दिखाई देती है, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ दिखाई देती है। क्योंकि भारतेंदु ने अपनी रचनाओं में स्वदेशी की बात काफ़ी पहले कर दी थी, जब तक कि गांधी ने स्वदेशी का नारा नहीं लगाया था। उसके पहले ही वो कहते थे कि स्वदेशी पहनो, हमें अपने देश का बना हुआ कपड़ा, अपने देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। साथ ही साथ समाज हित की बात करें तो समाज में जिन वर्ग के साथ भी अन्याय हो रहा था उसका विरोध इस काल में लेखकों ने अपनी कलम से किया है। इस काल के लेखकों ने न सिर्फ मौलिक रचनाएं दी बल्कि अनुवाद भी किया। जैसे कि हम जानते हैं नील दर्पण है, या लगभग भारतेंदु मंडल के हर साहित्यकार ने या तो बांग्ला से या फिर मराठी से या अंग्रेज़ी से विभिन्न प्रकार की रचनाओं का अनुवाद करके हिंदी साहित्य को समृद्धि दी। पत्र पत्रिकाओं का बड़ी मात्रा में प्रकाशन ही नहीं बल्कि वितरण भी किया। यह खुद पत्र पत्रिकाएं छापते थे तथा इनके सदस्यों तक उसे ले जाकर पहुंचाया भी करते थे और अनुरोध करते थे कि इसे अधिक से अधिक जन तक पहुंचाया जाए। तो इस देश में जो जनजागरण, जो स्वाभिमान का भाव, जो देश के प्रति चिंता का भाव फैलता है, उसके पीछे भारतेंदु युग के साहित्य का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी साहित्य को रीतिकालीन संकीर्णता से मुक्ति देने का श्रेय भी भारतेंदु युग को ही जाता है। अगर हम देखें तो है एक ऐसा काल है जिसके लेखकों ने साहित्य को एक मिशन बनाया था और उस मिशन के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लौटा दिया था। हम सभी जानते हैं
या जानना चाहिए हमें कि भारतेंदु मात्र 34 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहे, लेकिन उन 34 वर्षों में ही उन्होंने हिंदी की जो सेवा की वह अमूल्य है, उसकी अतुलनीय है। लगभग अपनी सारी संपत्ति उन्होंने हिंदी के नाम पे अर्पित कर दी थी। तो इनके लिए साहित्य न तो मनोरंजन के लिए रचा जाने वाला कारक था, नहीं साहित्य इनके लिए किसी प्रकार के नाम कमाने या प्रसिद्धि का माध्यम था, बल्कि इनके लिए साहित्य सिर्फ और सिर्फ समाज को आगे बढ़ाने, समाज की सेवा करने, देश मुक्ति, देशोद्धार का ही मुख्य कह सकते हैं कि कारक था। अतः यहाँ हम समाप्त करते हैं। यहाँ हमने देख लिया कि भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं बिल्कुल बुलेट में मैंने आपके समक्ष रख दी। धन्यवाद।